घमंडी नूडल वाला। मदन शहर में नूडल का ठेला लगाता था, लेकिन उसका काम वहाँ चल नहीं रहा था। आजकल नूडल बेचने के इतने ठेले हो गए हैं, कोई मेरे पास नहीं आता। काम बहुत ही मंदा चल रहा है, लगता है वापस गांव ही जाना पड़ेगा। मदन अपनी पत्नी के साथ वापस गांव आ गया। क्यों जी, हम यहाँ गांव में अब क्या करेंगे? अरे हमें तो एक ही काम आता है, नूडल बनाना। वही काम शुरू कर लेता हूँ। वैसे भी यहाँ कोई नूडल की दुकान या ठेला तो है नहीं, तो हमारा कंपटीशन भी नहीं होगा। सब मेरे पास ही आएंगे नूडल खाने। मदन ने गांव में नूडल का ठेला लगा लिया। लोग उसके ठेले पर आते हैं, पर खरीदते कुछ नहीं। ठेला लगाए तो 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी गांव वाला नूडल खाने नहीं आया। सब तो बस देखकर चले जाते हैं। इस तरह कैसे चलेगा जी? बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ तो करो। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मजदूरी करनी पड़ेगी। मदन सलाह लेने अपने दोस्त रघु के पास गया। तो फिर क्या सोचा आपने? मैंने अपने बचपन के दोस्त रघु से पूछा था। वो कह रहा था कि गांव वालों को पता ही नहीं है चाउमीन कैसी होती है, इसलिए वो चाउमीन खाने नहीं आ रहे हैं। वे गांव वाले हैं, बिना सोचे समझे कहीं पैसा नहीं खर्चते। तो फिर अब क्या करें? इन्हें कैसे चाउमीन बेचें? परसों इसी गांव में रघु की शादी है। मैंने सोचा है कि उसकी शादी में गांव वालों को मुफ्त में नूडल खिला दूंगा। इससे उनको नूडल का स्वाद भी पता चल जाएगा। हो सकता है हमारा काम हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। मदन ने ऐसा ही किया। रघु की शादी पर मदन ने सबको नूडल खिलाए। लोगों को नूडल का स्वाद बहुत पसंद आया और वे नूडल खाने मदन के ठेले पर आने लगे। मैं ना कहता था, एक बार अगर सब खाएंगे तो हमेशा तुम्हारे पास ही आएंगे। इस तरह धीरे धीरे मदन का काम चल निकला और कुछ ही दिनों में मदन के ठेले पर भीड़ लगनी चालू हो गई। अरे मदन भाई, हमें तो पता ही नहीं था ये चाउमीन होती क्या है, पर आज जो तुमने चाउमीन खिलाई है भाई साहब, मजा आ गया खाकर, बहुत ही अच्छा। वाह भाई मदन, तुम तो बड़े कारीगर हो, बड़ी टेस्टी आइटम बनाई है। ये सब देखकर मदन का लालच बढ़ने लगा। उसे अपने हाथ के बनाए नूडल पर घमंड हो गया और उसने नूडल के दाम दुगने कर दिए। जैसे ही मदन ने दाम बढ़ाए, लोगों ने उसके ठेले पर आना बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में उसका सारा काम ठप हो गया। ये अचानक क्या हो गया जी? कोई भी नूडल खाने नहीं आता। मदन, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, गांव वाले हैं, सोच समझकर ही पैसा खर्चते हैं। अगर तुमने दाम कम नहीं किए तो वो नूडल खाने नहीं आएंगे। मदन का घमंड टूट चुका था, इसलिए उसने दाम कम कर दिए और सबसे अच्छे से बात भी करने लगा और धीरे धीरे उसका काम फिर से चल निकला। छुटमलपुर गांव में रतन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती के लायक थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उसका गुजर बसर नहीं होता था। इसीलिए उसने अपने घर में 3 गायें और एक भैंस पाल रखी थी, जिनका दूध बेचकर वो अपना गुजारा किया करता था और उनके गोबर को इकट्ठा कर उनके उपले बनाया करता था, जिन्हें बाजार में बेचकर उसकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाया करती थी। और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ इस जिंदगी से बहुत खुश था। लेकिन एक दिन उस पूरे गांव पर एक मुसीबत आ पड़ी। बहुत तेज भूकंप आया। क्योंकि सभी लोग समय पर बाहर आ गए थे, किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन सभी के घर टूट गए। सभी लोगों के सामने अब यही समस्या थी कि वो रहेंगे कहाँ। अरे मुखिया जी, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ मुखिया जी, बताइए, अब हम रात को कैसे सोएंगे? और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं। सभी गांव वालों की बात सुनकर मुखिया ने उनसे कहा, भाई देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ है।
मैंने सरकार से गुहार की है, वो जल्द ही हमारे रहने और खाने का इंतजाम करेंगे। और मुखिया के कहने पर सरकारी मदद जल्द ही उनके पास आ जाती है और उन्हें रहने के लिए टेंट, तंबू और खाने के लिए सामान दिया जाता है। सभी गांव वाले सरकार द्वारा दिए गए टेंट और तंबुओं में रहने लगते हैं। सरकार उन्हें जल्द ही उनके मकान बनाने का आश्वासन भी देती है। लेकिन कुछ ही दिनों में भयंकर सर्दियां पड़ने लगती है। लेकिन टेंट और तंबू में रहने के कारण उन लोगों को काफी सर्दी लग रही थी। रतन का परिवार भी सर्दियों से ठिठुर रहा था। लेकिन रतन के लिए सबसे खुशी की बात यह थी कि उसके सारे पशु बिल्कुल जीवित और सही सलामत थे। अगले दिन जब वो अपने पशुओं को खाना देने गया तो उसने देखा कि उसका बेटा वहाँ पास ही गोबर और मिट्टी के साथ कुछ कर रहा था। पापा पापा देखो, मैंने मिट्टी और गोबर का घर बनाया है। देखो देखो कितना अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ अब पढ़ने जाओ। अपने बेटे के जाने के बाद रतन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अचानक वो मुड़कर देखता है कि उसके बेटे ने वाकई ही मिट्टी और गोबर को मिलाकर एक अच्छा घर बनाया था। अपने बेटे द्वारा बनाए गए खिलौना घर को देखकर रतन के मन में एक आइडिया आता है और अपने घर वाली जगह से सारा मलबा इकट्ठा कर वहाँ पर एक मिट्टी और गोबर का घर बनाने लगता है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रतन किसी की नहीं सुनता और वो मकान बनाना जारी रखता है। कुछ ही दिनों में उसका मिट्टी और गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ सरकारी टेंट में नहीं, अपने मिट्टी और गोबर के बनाए घर में रहने लगता है, जो बहुत ही मजबूत और सुविधाजनक था। और बाहर ठंड होने के बावजूद भी उसके अंदर बिल्कुल ही सर्दी नहीं लग रही थी। अब धीरे धीरे पूरे गांव वाले उसका मकान देखने आने लगते हैं और सभी उससे अपने लिए मिट्टी और गोबर का घर बनाने को कहते हैं। और रतन गांव वालों की मदद से धीरे धीरे पूरे गांव के लिए मिट्टी और गोबर के घर बना देता है। सरकारी अफसर जब आकर उसका घर देखते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं और वो उस घर को अप्रूव कर देते हैं। और अब सरकार की ओर से सभी भूकंप पीड़ितों के लिए मिट्टी और गोबर के घर बनाने का काम रतन को दिया जाता है, जिससे उससे काफी पैसे भी मिलते हैं। जादुई जेल रेस्टोरेंट। एक गांव में भोला नाम का एक रसोइया रहता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बनाया करता था। आसपास के सभी गांवों और शहर से लोग उसे अपने शादी ब्याह में खाना बनाने के लिए बुलाया करते थे। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था। एक दिन जब भोला खाना बनाकर रात को अपने घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया और उसे लूटने लगे। लेकिन भोला ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, तो उन लुटेरों ने भोला को पीटना शुरू कर दिया। भोला की सेहत काफी अच्छी थी। उन लुटेरों की भोला के आगे एक न चली और भोला ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। लेकिन तभी एक लुटेरे ने चाकू निकाल लिया और वो जैसे ही भोला को चाकू मारने लगा, दूसरा लुटेरा उसके बीच आ गया और वो चाकू उस लुटेरे को लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये देखकर सभी लुटेरे वहां से भाग खड़े हुए। भोला ने उसे बचाने के लिए जैसे ही चाकू बाहर निकालना चाहा, तभी वहां पुलिस आ गई और उन्होंने भोला को खून के इल्जाम में पकड़ लिया। अगले दिन भोला को जब कोर्ट में पेश किया गया तो भोला ने अपनी बेगुनाही में कहा, जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं तो अपना बचाव कर रहा था और ये चाकू तो इसके लुटेरे साथियों ने ही से मारा था। लेकिन सभी सबूत भोला के खिलाफ जा रहे थे और जज ने उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे खुली जेल में रखने की सजा दे दी। भोला जब खुली जेल में गया तो उसने देखा कि वहाँ पर तो सभी कैदी अपना अपना काम कर रहे थे और वहाँ सभी कैदी सुबह जेल से बाहर काम करने जाते और शाम को वापस आ जाया करते थे। ये देखकर भोला ने जेलर से कहा, जेलर साहब, मैं बहुत अच्छी मिठाइयाँ और खाना बना लेता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जेल के बाहर अपनी छोटी सी दुकान खोल लूँ। हाँ हाँ भोला, जरूर। जेल प्रशासन की मदद से भोला जेल के बाहर एक रेस्टोरेंट खोल लेता है और वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बेचने लगता है। जेल हाईवे पे होने के कारण उसका रेस्टोरेंट काफ़ी चलने लगता है और उसकी और जेल की काफ़ी अच्छी कमाई होने लगती है। ये देखकर जेलर उसकी मदद के लिए और कैदियों को भी उसके साथ काम पर लगा देते हैं और धीरे धीरे भोला का छोटा सा जेल रेस्टोरेंट एक बहुत बड़े होटल में तब्दील हो जाता है और जो भी वहाँ से निकलता है वो कुछ भी खाए बिना नहीं रुक सकता। सभी लोग भोला के जेल रेस्टोरेंट की काफ़ी तारीफ करते हैं। भाई वाह,
यहाँ से निकलते हुए इस जादुई जेल रेस्टोरेंट का खाना खाए बिना जाने का मन नहीं करता। और वो रेस्टोरेंट भोला और जेल के लिए काफ़ी जादुई रेस्टोरेंट साबित होता है, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है और जो कि भले कामों में लगाई जाती है। एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे रिक्शा चलाने का काम किया करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। उसकी बीवी कमला गांव में लोगों के घरों में काम करके अपने पति का हाथ बटाया करती थी और उसके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। श्याम का छोटा सा परिवार अपने कम साधनों में बड़ी सुखी से रहा करता था। एक साल गर्मियों के मौसम में जब श्याम घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, कमला आज मैं बहुत थक गया हूँ, बाहर बहुत गर्मी है। उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उससे कहा, हाँ पापा, बहुत गर्मी है। आप घर में एसी क्यों नहीं लगवा देते? हमारे स्कूल में एसी लगा है, बहुत ठंडी हवा आती है। उसकी बात सुनकर उसकी बड़ी बहन ने उससे कहा, अरे संजू, पता है एसी कितना महंगा आता है? और तुझे पता तो है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। चल मैं तुझे पंखा कर देती हूँ, तू सो जा चुपचाप। और ऐसा कहकर श्याम की बेटी अपने भाई को पास पड़े अखबार से हवा करने लगती है और वो सभी सो जाते हैं। लेकिन श्याम के मन में अपने बच्चों की बात घर कर जाती है और वो सोचता है कि अपने सेठ जी से एक एसी मांग लेगा। अगले दिन जैसे ही श्याम अपनी दुकान पर पहुंचता है तो उसका सेठ उससे कहता है, अरे भाई श्याम, ये 4 एसी जरा राधानगर में देकर आ जाओ और हाँ, जल्दी देकर वापस आना। जी सेठ जी, आपसे एक बात करनी है। भाई बात बाद में, तुम पहले एसी देकर आओ, ठीक है? श्याम एसी लेकर राधानगर के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पर लोगों के एसी देकर जब वो वापस आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि एक आदमी दुकान लूट रहा था। तभी श्याम को छोटे दरवाजे के पास पड़ा एक डंडा दिखाई देता है और वो हिम्मत करके उस डंडे से उस लुटेरे पे वार कर देता है। अचानक हमला होने के कारण वो लुटेरा संभल नहीं पाता और वो वहीं गिर जाता है। लुटेरे को गिरता देखकर बाकी स्टाफ और सेठ जी लुटेरे को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सभी लोग श्याम की बहुत तारीफ करते हैं। सेठ जी श्याम से कहते हैं, अरे भाई श्याम, तुमने तो आज हमें लूटने से बचा लिया। अच्छा, तुम कुछ कहना चाहते थे? वो सेठ जी, मैं तो बस आपसे एक एसी किश्तों पर मांगने के लिए कह रहा था। श्याम की बात सुनकर सेठ जी ने उसे एसी देते हुए कहा, अरे भाई, ये मेरी तरफ से तुम उपहार रखो। तुमने तो आज पूरी दुकान को लूटने से बचाया है। भाई, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। और श्याम सेठ जी का धन्यवाद करता है और एसी लेकर खुशी खुशी घर वापस आता है और घर आकर एसी को लगा देता है। ये देखकर उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं हुर्रे, हमारे घर एसी आ गया। और वो लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, वो भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में। एक गांव में बिस्तु नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास घर के नाम पर एक बांस की बनी झोपड़ी थी। वो जंगल से बांस काट काट कर लाता और शहर में जाकर एक फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में बेच दिया करता था। एक दिन जब वो शहर से गांव बांस बेच कर आ रहा था, तभी उसने बस में 2 लोगों को बात करते हुए सुना कि सरकार लोगों को अपना काम खोलने के लिए लोन दे रही है। वो अगले दिन सीधा गांव के बैंक में गया और उसने वहां पर बैंक मैनेजर से कहा, सर, मैंने सुना है कि सरकार लोगों को अपना काम खोलने के लिए लोन दे रही है। मैं बांस के बहुत अच्छे फर्नीचर बनाना जानता हूँ, क्या मुझे लोन मिल सकता है? हाँ हाँ, जरूर मिल सकता है। सरकार की सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए ही तो है। आप एक काम करो, ये फॉर्म भरवा लो और जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर दो। बिस्तु गांव के मुखिया से जाकर वो फॉर्म भरवा देता है और गांव का मुखिया उसका लोन लेने में पूरी मदद करता है। बैंक से लोन लेकर बिस्तु अपने घर के पास ही फर्नीचर बनाने का काम शुरू कर देता है। वो बड़ी ही मेहनत से जंगल से बांस काट कर लाता और अच्छा अच्छा फर्नीचर बनाता था। लेकिन उसके हाथ के बनाए फर्नीचर की लागत शहर में मशीन से बनाए फर्नीचर से बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से उसका फर्नीचर बहुत कम बिक रहा था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गया। बैंक का लोन चुकाने की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन जब इसी चिंता में डूबा हुआ वो जंगल से बांस काट कर ला रहा था,
तभी उसने किसी जानवर के रोने की आवाज़ सुनी। उसने नदी किनारे जाकर देखा तो एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला दलदल में फंसा हुआ था। बिस्तु ने तुरंत एक बांस आगे किया और उस कुत्ते के पिल्ले को बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो पिल्ला दलदल से बाहर आया तो बिस्तु देखकर हैरान हो गया। वो पिल्ला तुरंत एक देव में बदल चुका था, जो देव सोने की तरह चमक रहा था। बिस्तु ने उन देव को प्रणाम किया। बिस्तु को हैरान देखकर उस देव ने उससे कहा, हे वत्स, मैं एक श्राप से श्रापित था। तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जिस बांस से तुमने मुझे निकाला है, ये बांस तुम्हारा बहुत फायदा कराएगा। जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वो देव वहाँ से गायब हो जाते हैं और बिस्तु उस बांस को अपने गट्ठर में दोबारा बांधकर अपने घर आ जाता है और उस गट्ठर को अपनी फैक्ट्री में रखकर मन ही मन सोचने लगता है, न जाने क्या आशीर्वाद दिया है उस देव ने। ये भला बांस मेरा क्या फायदा करेगा। मेरे पास तो ऐसे बांस बहुत सारे जमा हैं। यही सोचता सोचता बिस्तु सो जाता है, लेकिन वो सुबह उठकर अपनी फैक्ट्री को देखकर हैरान हो जाता है। उसकी पूरी फैक्ट्री और घर सोने की तरह चमक रहा था। वो फैक्ट्री के अंदर जाकर देखता है तो उसका पूरा फर्नीचर सोने का बन चुका था। लगता है ये देव का ही चमत्कार है। क्यों ना मैं सारा फर्नीचर जाकर शहर जाकर बेचूं। ये गोल्डन कलर देखकर तो शहर में मेरा फर्नीचर हाथों हाथ बिक जाएगा। वो जैसे ही अपना फर्नीचर लादकर शहर पहुंचा, तभी अचानक एक सुनार की नजर उसके फर्नीचर पर पड़ी। अरे भाया, ये सोना कहाँ लेकर जा रहे हो? इधर लाओ इधर। क्या कहा, सोना? हाँ भाया, ये सोना है, सोना। और वो सुनार उससे सारा सोना खरीद लेता है। बिस्तु को बहुत पैसे मिलते हैं और अब सोने के बांस के घर की वजह से बिस्तु की किस्मत चमक चुकी थी। बिस्तु ने उस देव का धन्यवाद किया और अपने परिवार के साथ सुखी सुखी रहने लगा। हीरे की मिर्ची। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छा और नेक दिल था। वो पास ही के शहर में एक होटल में वेटर का काम किया करता था। उससे किसी गरीब का दुख नहीं देखा जाता था, जबकि उसके पास भी बहुत कम ही पैसे थे। लेकिन फिर भी वो अगर किसी को भूखा देखता तो अपने पास से खाना खिला दिया करता था। उसकी इस आदत से होटल के मालिक बहुत परेशान थे। अबे रामू, तू क्या करता है बे? इतना कमाता नहीं है, उतने का तो गरीबों को खाना खिला देता है। देख भाई, मैं तो तुझे मुफ्त में खाना खिलाने वाला नहीं हूँ। अरे सेठ जी, क्या फ़र्क पड़ता है? 100 रुपये कमाता हूँ तो 10 रुपये इन गरीबों को खिला देता हूँ। और मैं भला कौन सा आपसे मुफ्त में लेता हूँ? मेरी तनख्वाह से पैसे काट लीजिए। अरे ठीक है भैया, जैसी तेरी मर्जी। होटल के मालिक और बाकी दोस्तों के समझाने के बावजूद भी रामू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसे ही अपनी सेवा करता रहा। एक दिन गर्मियों की दोपहर को बहुत कम काम होने के कारण वो होटल के दरवाजे के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक उसने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग गरीब इंसान लड़खड़ाता हुआ उसके होटल की तरफ आ रहा था। वो दिखने में ही बहुत बदहाल, बेहाल और भूखा लग रहा था। उसने रामू को देखकर रामू से कहा, बेटा, कई दिनों से बहुत भूखा हूँ। क्या कुछ खाने को और पीने को पानी मिल सकता है? हाँ बाबा, आइए आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाने को लेकर आता हूँ। रामू ने उसको दरवाजे के पास बिठा दिया और होटल के अंदर से जाकर अपनी आदत अनुसार उसके लिए खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आया और पीने के लिए ठंडा पानी भी लेकर आया। उस बुजुर्ग इंसान ने खाना और पानी पीने के बाद रामू का धन्यवाद किया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब जाके जान में जान आई है। बेटा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। मेरे पास ये कुछ मिर्ची के बीज हैं। अगर तुम्हारे पास खेती लायक जगह है तो इन्हें वहाँ लगा देना, तुम्हारा भला होगा। ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। रामू को वो मिर्ची के बीज देकर बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। संडे को छुट्टी वाले दिन रामू अपने गांव जाकर वो सारे मिर्ची के बीज अपने खेत में लगा देता है और अगले दिन जब वो उठता है तो अपनी खिड़की से अपने खेत में देखकर हैरान हो जाता है।
उसका पूरा खेत मिर्ची के पौधों से भर गया था, लेकिन उनमें हरी नहीं, हीरे की तरह चमकने वाली मिर्चियां लगी थी। रामू भागकर अपने खेत में जाता है और वो एक मिर्ची तोड़कर उसका स्वाद चखता है। उस मिर्ची का स्वाद बहुत ही तीखा और अच्छा था। हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है, हीरे जैसी मिर्चियां। रामू सारी मिर्चियां तोड़कर शहर ले आता है। वो मिर्चियां देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी हीरे की मिर्चियां बड़े ही अच्छे दाम पर बिक जाती हैं। अगले दिन रामू फिर देखता है कि उसका खेत फिर से हीरे जैसी मिर्चियों से भर चुका था। उसकी मिर्चियों की पूरे शहर में चर्चा होने लगी और बाहर के शहरों से भी व्यापारी उससे मिर्चियां खरीदने आने लगे। और अब हीरे जैसी मिर्चियां रामू के लिए वाकई ही हीरा साबित हुई और धीरे धीरे रामू की इतनी कमाई हुई कि रामू ने होटल खोल लिया और वहां पर बड़ी ही ईमानदारी से लोगों को साफ सुथरा खाना खिलाने लगा। लेकिन उसने गरीबों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं, नेक दिली से कोई भी काम करो तो भगवान उसका फल जरूर देते हैं। विजय कुमार लोहागढ़ गांव में रहा करता था। लोहागढ़ के सभी लोग लोहे के बर्तन बनाया करते थे और उन्हें आसपास के शहरों में बेच आया करते थे। वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों की माली हालत बहुत ही खराब थी। वे लोग बहुत गरीब थे। उनके पास जमीन होते हुए भी कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि लोहागढ़ में पानी की बहुत ही कमी थी। उन लोगों को काफी दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था। खेती के लिए तो बिल्कुल भी पानी नहीं होता था। एक दिन विजय कुमार जब काम के लिए निकलने लगा तो उसकी बीवी ने उसे खाना और पानी देते हुए कहा, ये लीजिए, आपके लिए रोटी भी बांधी है और ये थोड़ा पानी था घर में, सारा आप ही को दे रही हूँ। रास्ते में प्यास लगे तो ज़रूर पी लेना और बच जाए ना तो घर ले आना, क्योंकि अब और पानी तो बचा नहीं। ठीक है भाग्यवान, पानी बचेगा तो घर ही वापस लाऊंगा। बस भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी कुछ कमाई हो जाए आज। ऐसा कहकर विजय कुमार लोहे के बर्तन बेचने शहर शहर घूमने लगता है। अब बर्तन ले लो, लोहे के बर्तन ले लो, अच्छे अच्छे बर्तन ले लो। तवा है, कढ़ाई है, और भी बर्तन है, चिमटा है। दोपहर होने तक काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी थी। अब विजय कुमार थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो जैसे ही खाना खाने लगता है तभी वहाँ एक बुढ़िया आकर उससे कहती है, अरे बेटा, बहुतों से मांगा पर इस प्यासी बुढ़िया को किसी ने पानी नहीं पिलाया। अगर हो सके तो 2 घूंट पानी पिला दे बच्चे। बुढ़िया की हालत देखकर विजय कुमार ने उसे पानी देते हुए कहा, ये लीजिए माताजी, मेरे पास भी बस थोड़ा सा ही पानी बचा है, चलिए आप पी लीजिए। उस बुढ़िया ने देखते ही देखते सारा पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उस बुढ़िया ने विजय कुमार का शुक्रिया अदा किया और उसे एक पौधा देते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तूने इस प्यासी को पानी पिलाया। मेरे पास देने के लिए तुझे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक पौधा है, इसे अपने आंगन में लगा देना, भगवान सबका भला करेगा। विजय कुमार ने बुढ़िया से वो पेड़ ले लिया और संभालकर अपनी गठरी में रख दिया। और पूरा दिन बर्तन बेचने के बाद शाम को जब घर पहुंचा, विजय कुमार ने गठरी से वो पौधा निकाला और अपने आंगन में कोने में लगा दिया। और रात को सभी रूखा सूखा जो बना था वो खाकर सो गए। सुबह जब विजय कुमार उठा तो उसे लगा कि जैसे बारिश हो रही है। उसने आंगन में आकर देखा तो वो हैरान हो गया। जो पौधा उसने रात को लगाया था वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था और उसमें से पानी टपक रहा था। विजय कुमार ने जब वो पानी पीकर देखा तो वो हैरान हो गया। वो एकदम शुद्ध पीने का पानी था। अरे सुनती हो, बाहर आकर देखो, चमत्कार हो गया। ये पौधा तो जादुई पौधा निकला। ये तो पानी देने वाला पौधा है। और उस पौधे से निकला पानी उसके पूरे आंगन में फैल गया। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। विजय कुमार ने मन ही मन उस बुढ़िया का धन्यवाद किया और उसने गांव वालों के लिए जितना पानी चाहिए होता था उसके बाद जो पानी बचता था उसे बेचना शुरू कर दिया। और जादुई पानी के पेड़ से विजय कुमार की काफ़ी अच्छी आमदनी होने लगी और साथ ही साथ लोहागढ़ के लोगों की प्यास भी बुझ गई थी।
और वहाँ की धरती में भी खेती लहलहाने लगी। जादुई जेल रेस्टोरेंट। एक गांव में भोला नाम का एक रसोइया रहता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बनाया करता था। आसपास के सभी गांवों और शहर से लोग उसे अपने शादी ब्याह में खाना बनाने के लिए बुलाया करते थे। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था। एक दिन जब भोला खाना बनाकर रात को अपने घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया और उसे लूटने लगे। लेकिन भोला ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, तो उन लुटेरों ने भोला को पीटना शुरू कर दिया। भोला की सेहत काफी अच्छी थी। उन लुटेरों की भोला के आगे एक न चली और भोला ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। लेकिन तभी एक लुटेरे ने चाकू निकाल लिया और वो जैसे ही भोला को चाकू मारने लगा, दूसरा लुटेरा उसके बीच आ गया और वो चाकू उस लुटेरे को लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये देखकर सभी लुटेरे वहां से भाग खड़े हुए। भोला ने उसे बचाने के लिए जैसे ही चाकू बाहर निकालना चाहा, तभी वहां पुलिस आ गई और उन्होंने भोला को खून के इल्जाम में पकड़ लिया। अगले दिन भोला को जब कोर्ट में पेश किया गया, तो भोला ने अपनी बेगुनाही में कहा, जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं तो अपना बचाव कर रहा था और ये चाकू तो इसके लुटेरे साथियों ने ही से मारा था। लेकिन सभी सबूत भोला के खिलाफ जा रहे थे और जज ने उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे खुली जेल में रखने की सजा दे दी। भोला जब खुली जेल में गया तो उसने देखा कि वहाँ पर तो सभी कैदी अपना अपना काम कर रहे थे और वहाँ सभी कैदी सुबह जेल से बाहर काम करने जाते और शाम को वापस आ जाया करते थे। ये देखकर भोला ने जेलर से कहा, जेलर साहब, मैं बहुत अच्छी मिठाइयाँ और खाना बना लेता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जेल के बाहर अपनी छोटी सी दुकान खोल लूँ। हाँ हाँ भोला, जरूर। जेल प्रशासन की मदद से भोला जेल के बाहर एक रेस्टोरेंट खोल लेता है और वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बेचने लगता है। जेल हाईवे पे होने के कारण उसका रेस्टोरेंट काफ़ी चलने लगता है और उसकी और जेल की काफ़ी अच्छी कमाई होने लगती है। ये देखकर जेलर उसकी मदद के लिए और कैदियों को भी उसके साथ काम पर लगा देते हैं और धीरे धीरे भोला का छोटा सा जेल रेस्टोरेंट एक बहुत बड़े होटल में तब्दील हो जाता है और जो भी वहाँ से निकलता है वो कुछ भी खाए बिना नहीं रुक सकता। सभी लोग भोला के जेल रेस्टोरेंट की काफ़ी तारीफ करते हैं। भाई वाह, यहाँ से निकलते हुए इस जादुई जेल रेस्टोरेंट का खाना खाए बिना जाने का मन नहीं करता। और वो रेस्टोरेंट भोला और जेल के लिए काफ़ी जादुई रेस्टोरेंट साबित होता है, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है और जो कि भले कामों में लगाई जाती है। पहिया बेल्ट ट्रैक्टर। चंद्रपुर गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। वो अपने ट्रैक्टर से गांव के सभी किसानों के खेतों में खेती करने और उनकी फसलों को शहर तक पहुंचाने का काम किया करता था। उसके काम के सभी किसान काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो समय पर उनके खेतों में खेती कर देता था और समय पर उनकी फसलें शहर में पहुंचा दिया करता था। हरीश का बेटा मनीष शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन एक किसान ने हरीश से कहा, अरे हरीश भैया, इस बार ना मेरी फसल पहाड़ के उस पार वाले शहर में ले जाकर बेचनी है, काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ रामू, हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, तुम बस फसल काटने की तैयारी करो। हाँ 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 हरीश, हमें पूरा यकीन है, बस 2 दिन बाद तुम अपना ट्रैक्टर तैयार रखना भाई मेरे लिए। हाँ हाँ रामू, ठीक है, मैं चलता हूँ, 2 दिन बाद मिलते हैं। हरीश ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और घर जाते हुए जब वो पहाड़ के रास्ते को देखता है तो सोच में पड़ जाता है, अरे मैंने वादा तो कर दिया है, लेकिन पहाड़ी पर मैं ट्रैक्टर चढ़ाऊंगा कैसे, वो भी फसलों से भरा हुआ ट्रैक्टर। यहाँ तो काफ़ी ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो घर जाकर सोचता हूँ। हरीश जब घर पहुँचता है तो अपने बेटों को देखकर हैरान हो जाता है। अरे मनीष, तुम, क्या बात है भाई, अचानक कैसे? पापा, वो असल में शहर में ना चुनाव है, तो इसलिए हमें 2 दिन की छुट्टी मिली हुई है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे वैसे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रात को खाना खाने के बाद जब मनीष अपने पिता से मिलने जाता है तो उन्हें चिंता में डूबे हुए देखकर उनसे पूछता है, पापा क्या बात है, आप चिंता में लग रहे हो? हाँ बेटा, क्या बताऊँ,
अब तुम तो मैकेनिकल इंजीनियर हो। अब मैंने एक काम लिया है पहाड़ी पार करके शहर ले जाकर फसल बेचने का, लेकिन तुम तो जानते हो पहाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ेगा कैसे। बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। बस पापा, इतनी सी बात। बस मुझे आप एक दिन का समय दीजिए और कल ट्रैक्टर दे दीजिए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन मनीष अपने पापा के ट्रैक्टर को शहर में अपने दोस्त की वर्कशॉप में ले जाता है और वहाँ पर ट्रैक्टर के टायर निकालकर उनमें चेन वाली बेल्ट लगा देता है और ट्रैक्टर को शहर से गांव वापस लेकर आता है और अपने पापा को पहाड़ी वाले रास्ते पर बुला लेता है। हरीश ट्रैक्टर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि टायरों की जगह ट्रैक्टर पर बेल्ट लगी हुई थी और बेल्ट लगे होने के कारण ट्रैक्टर पहाड़ी पर बड़े आराम से चढ़ रहा था। हरीश ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो अगले दिन रामू किसान के पास अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाता है। रामू ट्रैक्टर में बेल्ट लगी हुई देखकर हैरान हो जाता है। अरे हरीश भैया, ये ट्रैक्टर के टायर कहाँ गए और ये बेल्ट? अब भाई रामू, तुम्हारी फसल पहाड़ी पार करके शहर जो ले जानी है तो मेरे बेटे ने ये इंतजाम किया है। चलो तुम अपनी फसल लाद दो। और रामू अपनी सारी फसल ट्रैक्टर में लाद देता है और हरीश बड़े आराम से पहाड़ी पार करके रामू की फसल दूसरे शहर में पहुंचा देता है। ये देखकर रामू बहुत खुश होता है और अब बाकी किसान भी पहाड़ी पार वाले शहर में फसलें पहुंचाने लगते हैं, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है और साथ ही साथ हरीश की भी, क्योंकि अब उसका ट्रैक्टर बेल्ट पहिए लगे होने के कारण कैसे भी रास्ते पार कर सकता था।